हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको 67वीं बीपीएससी मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, साथ में फर्स्ट पेपर की क्या सिलेबस निर्धारित की गई है और इसके लिए कौन से सोर्स या बुक्स या मैगजीन जो होंगे वो मतलब उपयोगी होंगे, ये सब मैं आपको डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि समान अध्ययन या जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर में कुल 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो खंड प्रथम सेक्शन में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित 6 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 6 प्रश्न में से कोई 3 प्रश्न लिखने होते हैं। जबकि द्वितीय सेक्शन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित यानी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न दिए जाते हैं। जिस 5 प्रश्न में से आप लोग को 3 प्रश्न लिखने होते हैं। और खंड 3 में स्टैट से संबंधित 4 प्रश्न दिए जाएंगे, ये भी करके होंगे। एक प्रश्न के अंतर्गत ये भी करके ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो कुल 4 प्रश्न जो है स्टैट से दिए जाएंगे, 4 में से 2 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। इस प्रकार सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर में कुल आपको 8 प्रश्न हल करने रहते हैं। ठीक है, जिसमें से खंड 1 से 3 प्रश्न, खंड 2 से 3 प्रश्न और खंड 3 जो कि स्टैट से संबंधित है वहाँ से 2 प्रश्न हल करने रहते हैं। इस प्रकार से कुल 8 प्रश्न आपको हल करने रहते हैं। तो इसमें कुल अंक जो होती है 300 अंकों की परीक्षा होती है फर्स्ट पेपर, और इसके लिए 3 घंटे समय दी जाती है स्टूडेंट लोगों को। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि खंड क में कुल 6 प्रश्न, 6 विकल्प आपके पास होंगे 6 प्रश्न के। ठीक है, जिसमें से आपको 3 प्रश्न लिखने हैं। 3 प्रश्न लिखने हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को गेस क्वेश्चन बता दिया है। यहाँ मैं आपको बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो इतिहास और भारतीय संस्कृति की जो सिलेबस क्या निर्धारित की गई है वो मैं डिटेल टॉपिक को लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूंगा कि डिटेल टॉपिक को तैयार करने के लिए कौन कौन सा सोर्स का आप लोग को मतलब सहारा लेनी चाहिए। ठीक है, तो चूँकि आप बीपीएससी के सिलेबस को देखेंगे तो इतिहास और इंडियन कल्चर को मतलब मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, अगर आप जीएस के सभी सेक्शन को देख लें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को जितने अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है उतना किसी अन्य सेक्शन को नहीं डिफाइन किया गया है। तो मैं यहाँ सेक्शन 1 के अंतर्गत हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर से जो जो टॉपिक आते हैं वो सब लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मैं सोर्स बता दूंगा।
तो मैं यहाँ बता दूँ कि बिहार लोकसेवा आयोग के द्वारा इतिहास से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस इतिहास के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन की गई है। ठीक है, अगर यदि आप पूरे सिलेबस को देखेंगे तो केवल इतिहास ही एक ऐसा सेक्शन है यहाँ सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन की गई है। तो हम लोग देख लें कि इतिहास में किन किन टॉपिक को शामिल किया गया है। जैसे भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति में आधुनिक भारत तथा बिहार के संदर्भ में, तो आपको जो भी पढ़नी है मतलब आधुनिक भारत को उसको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी है। ठीक है, इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं सदी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ यहाँ तक पढ़नी है। यानी कि आपको 1850-1857 के विद्रोह से लेके 1947 तक की लगभग की घटनाक्रम को आपको कवर करनी है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि रूपरेखा के साथ साथ गांधी, नेहरू और टैगोर से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के पाश्चात्य शिक्षा और प्रौद्योगिकी शिक्षा दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगी, आप दोनों क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। आरंभ और विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का विद्रोह, बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से भी परिचित होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्रश्न कौन कौन से जो कंफर्म होंगे। अगर आप पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम चित्रकला, यदि आप इन 3 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन डेफिनेट है कि पूछी जाएगी। ठीक है, 30 बार 67वीं बीपीएससी के लिए मौर्य कला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मौर्य कला पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, इसलिए मौर्य कला को काफ़ी अच्छे तरीके से अभ्यर्थी तैयार कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा गांधी, नेहरू, टैगोर से भी एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं। यदि आप इन 3 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपकी डेफिनेटली कवर हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो है कि 1857 के विद्रोह से वीर कुंवर सिंह की भूमिका, या एक प्रश्न जो है कि यहाँ से भी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो या तो वीर कुंवर सिंह की भूमिका जो 1857 के विद्रोह में इसको कर लेंगे, और फिर है कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का उदय और प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास, अगर ये 2 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो इस बार पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो यहाँ से ये कवर कर लेंगे हम लोग। उसके अलावा जो है कि आप क्या करेंगे, संथाल और 66वीं बीपीएससी में संथाल और बिरसा दोनों पूछ दी गई है, नहीं कई बार क्वेश्चन के रिपीटिशन हो जाते हैं, इसलिए संथाल विद्रोह और बिरसा आंदोलन को भी तैयार कर लेंगे। उसके अलावा चंपारण सत्याग्रह भी पिछले बार पूछी गई लेकिन फिर भी तैयार करेंगे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे क्या है कि या तो आज़ाद दस्ता या जयप्रकाश नारायण की भूमिका पूछी जा सकती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी टॉपिक। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जो मेन टॉपिक बताया वहाँ अगर कवर कर लें तो आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे। 6 प्रश्न में से 3 ही प्रश्न लिखने होते हैं।
ठीक है, तो आप 3 प्रश्न इजली लिख देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कौन कौन सा सोर्स या बुक आपको लोगों को पढ़नी चाहिए। तो इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है, इम्तियाज़ अहमद की 2 बुक आती है, एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है बिहार एक परिचय करके, और एक सब्जेक्टिव बुक आती है। ठीक है, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव बुक नहीं पढ़नी है, आप लोग को जो इम्तियाज़ अहमद की जो सब्जेक्टिव बुक आती है उसको पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि मेंस में आपको लिखने की प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए आप इम्तियाज़ अहमद की सब्जेक्टिव बुक पढ़ लेंगे। उसके अलावा एक पटना से एक सृजन प्रकाशन की पुस्तक पतली पतली आती है। ठीक है, हर सेक्शन की आई है आपको, चाहे इतिहास की हो, राज्य व्यवस्था की हो, अर्थव्यवस्था और भूगोल की हो, या साइंस टेक की हो, सबकी एक अलग अलग पत्रिका आती है, उसको आप लोग ले लेंगे। सृजन प्रकाशन की पुस्तक है, तो इसके जो भी राइटर हैं वो ऑलरेडी बीपीएससी में सेलेक्टेड है। ठीक है, तो ये पुस्तक काफ़ी उपयोगी होगी, इसको देख लेंगे। उसके अलावा केबीसी नैनो की भी प्रकाशन के द्वारा पतली पतली पुस्तक अलग अलग निकाली जाती है, चाहे वो आधुनिक इतिहास का हो, राज्य व्यवस्था का हो, साइंस टेक का हो, उसको भी ले लेंगे आप लोग, केबीसी नैनो की। उसके अलावा एक पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं रमेश कुमार सिंह हैं, इनकी भी एक पुस्तक आती है आधुनिक भारतीय इतिहास करके, भारतीय इतिहास और संस्कृति करके आती है, छोटी सी बुक रहती है, उसको देख लेंगे। उसके अलावा इधर देखिए 64वीं बीपीएससी में क्या हुई थी कि मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री से जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार के कॉन्टेस्ट में, लेकिन 64वीं बीपीएससी में क्या था कि नेशनल कॉन्टेस्ट में प्रश्न पूछ दी गई थी। इसीलिए यदि नेशनल कॉन्टेस्ट में प्रश्न पूछी जाती है तो अभ्यर्थी उसको भी लिख सके, इसके लिए बिपिन चंद्रा की जो फ्रीडम स्ट्रगल बुक है उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, और गांधी, नेहरू और टैगोर के कवर करने के लिए स्पेक्ट्रम की एक पतली सी बुक आती है, उसको वहाँ से कवर कर लेंगे। उसमें काफ़ी अच्छे से दी गई है, गांधी, नेहरू और टैगोर के जो मतलब जो थे थॉट जो थे उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। उसके अलावा किसी भी प्रकाशन का प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन ले लेंगे। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं तो आपको एक आइडिया मतलब मिलेगी कि इस क्वेश्चन में क्या लिखनी है। ठीक है, तभी मार्केट में जैसे बहुत सारे प्रकाशन की आती है, चाहे वो आप केबीसी नैनो का ले लें, प्रतियोगिता संदर्भ की ले लें, या और भी बहुत सारे प्रकाशन द्वारा निकाली जाती है, तो जो आपको अच्छा लगे किसी भी एक प्रकाशन की बुक ले लें। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ खंड 2 में, एक मिनट, तो खंड 2 में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खंड 2 में आपको कुल 5 प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक है, 5 विकल्प रहेंगे आपके पास, उसमें से 5 में से कोई भी 3 प्रश्न आपको लिखने होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ जो है कि खंड 1 में 6 प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो यहाँ 5 ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 में से 3 प्रश्न लिखने होंगे। या फिर आप सिलेबस को देखेंगे बीपीएससी के, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम को, सिलेबस को के टॉपिक को मतलब डिटेल में डिफाइन नहीं किया गया है, बस केवल इतना ही केवल लिख के छोड़ दिया गया है। ठीक है, लेकिन आप पूर्व के परीक्षाओं के प्रश्नों को देखेंगे, करीब आज से 10 साल 7-8 साल पहले के प्रश्नों को, तो आपको एक चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि इस सेक्शन में
हाँ, तो सेक्शन 2 में आप देख लेते हैं कि इसमें कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे विकल्प में। अब 5 में से आपको 3 प्रश्न लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसका सिलेबस जो है कि बिहार लोक सेवा का बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं की गई है, कल टॉपिक लिख के छोड़ दी गई है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे, जैसे आज से मतलब 7-8 साल पहले के प्रश्नों को, तो इस सेक्शन में करेंट अफेयर्स में पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्स से भी करंट के जो टॉपिक जो जुड़े होते थे वो भी पूर्व के एग्जामों में इस सेक्शन 2 के अंतर्गत नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स के तहत पूछ दिए जाते थे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे 56 से 67 में क्लाइमेट चेंज से संबंधित प्रश्न जो थे कि यहाँ सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स में पूछ दिए गए थे। या बहुत बार चुनाव सुधार वगैरह या बिहार में जातिवाद का, राजनीति में जातिवाद का भूमिका, इस टाइप से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो इसका मतलब कि करंट अफेयर्स जो थे काफ़ी डायनेमिक रही है, शुरू से ही रही है। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन जो होते हैं ना किसी भी टॉपिक के पूछे जा सकते हैं। आपको लगेगा कि वो साइंस टेक के प्रश्न हैं, लेकिन वो पूछी जा सकती है करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो इसको हर डायमेंशन से तैयार कर लेंगे लोग। उसके अलावा लेकिन इधर वर्तमान में 2-3 साल में जो परीक्षाएं जो हुई है उसके क्वेश्चन को देखने से एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान समय में जो 5 प्रश्न जो पूछे जाते हैं सेक्शन 2 में, उसमें इंटरनेशनल करेंट के कॉन्टेस्ट में 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और जबकि भारत से जोड़कर 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खास करके आप 64वीं, 65वीं, 66वीं के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि इंटरनेशनल करंट के कॉन्टेस्ट में 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जबकि भारत से जोड़कर उस कॉन्टेस्ट में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से है। तो एक बार क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रही है। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, खास करके 64वीं, 65वीं और 66वीं को, उसके गहन अध्ययन के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि वर्तमान समय में इंटरनेशनल करंट के कॉन्टेस्ट में 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इंडिया से रिलेट करके 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और खास करके इंडेक्स से प्रश्न इधर 2 बार से जरूर पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस बार के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें इंडिया के रैंक को काफ़ी घटा के 107 कर दी गई है। इसलिए जो मतलब रैंक देने की जो क्राइटेरिया अपनाई गई है उससे इंडिया काफ़ी ज़्यादा असहमत है। इसलिए इस समय में ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ। इस टॉपिक को VVI करके स्टूडेंट तैयार कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स से संबंधित प्रश्न पूछी जा रही है, तो इसमें जो है कि कौन सा क्राइटेरिया सम्मिलित की जाती है, कौन सा देश फर्स्ट स्टेशन मतलब रैंक पे रहा, भारत का पोजीशन क्या है, भारत का किस कॉन्टेस्ट में मतलब आपत्ति है, ये सब चीज़ सारा चीज़ को डिटेल नोट्स तैयार कर लेंगे। तो इस बार के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा जो करंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ मैगजीन वगैरह बता देता हूं, जहां से कि आप अगर तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आप काफ़ी अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे।
ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि दृष्टि कोचिंग संस्थान के द्वारा जो दृष्टि करंट अफेयर्स जो मंथली मैगजीन निकाली जाती है उसमें आर्टिकल काफ़ी अच्छी दी रहती है करंट अफेयर्स के मुद्दे पे, इसलिए वहाँ से आप दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन से तैयार कर लेंगे। आप लोग 1 साल का करंट अफेयर्स जो भी इंपॉर्टेंट रहेगी उसको सब अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। तो दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन के सहयोग ले सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण में भी आर्टिकल काफ़ी अच्छी लिखी रहती है, ठीक है, तो उसको प्रतियोगिता दर्पण का मदद लेके आप तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा जिस टॉपिक पे आपको अगर ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलेगी तो उसको गूगल पे आप गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि गूगल पे सारा इन्फॉर्मेशन रहती है, उसमें आप किसी टॉपिक का डिटेल आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, तो गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा एक मैगज़ीन आती है वर्ल्ड फोकस करके, ठीक है, ये मैगज़ीन हो सकता है कि आपको पटना में थोड़ा मिलने में काफ़ी कठिनाई हो, लेकिन अगर कि दिल्ली में इजीली अवेलेबल रहती है ये मैगज़ीन, इसीलिए इसमें जो है कि इंटरनेशनल करंट को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर की जाती है। इसलिए अगर ये मैगज़ीन अगर मिल जाती है तो आप कुछ इशू ले लें वर्ल्ड फोकस की, इसमें बहुत अच्छे से मतलब डिटेल्स में इंटरनेशनल इवेंट का वर्णन रहता है, डिस्क्राइब किया रहता है, इसलिए वर्ल्ड फोकस मैगजीन से हेल्प ले लें। उसके अलावा विजन, दिल्ली की जो विजन कोचिंग संस्थान है वो विजन 365 के से करंट अफेयर्स अपना निकालती है, तो इस मैगजीन से भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये आपको इंटरनेशनल इवेंट को लिखने में काफ़ी मदद करेगी, ठीक है। उसके अलावा वार्षिकांक भी निकाली जाती है, दृष्टि प्रकाशन के द्वारा वार्षिकांक पत्रिका भी निकाली जाती है, तो जो मंथली अगर नहीं ले सकते हो तो कम से कम वार्षिकांक ले लेंगे, इसको वार्षिकांक ले लेंगे। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन जैसी पूछी जाती है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में, इसमें न्यूज़पेपर की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो लोग हिंदुस्तान और दैनिक जागरण का संपादकीय को पढ़ेंगे। दैनिक जागरण के जो राष्ट्रीय संस्करण होते हैं उसके संपादकीय काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए आप लोग दैनिक जागरण के संपादकीय का जरूर मदद लेंगे, और हो सके तो हिंदुस्तान पेपर को संपादकीय का भी यूज करेंगे, ठीक है। और वही स्टूडेंट अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो द हिंदू पेपर का मटेरियल का यूज कर सकते हैं। इसमें एक संपादकीय एडिटोरियल जो होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। उसके अलावा इंटरनेशनल इवेंट को काफ़ी अच्छे ढंग से कवर की जाती है, विशेषकर हिंदू में जो ओपन पेज जो आती है उसमें कोई भी इशू पे, नेशनल या इंटरनेशनल इशू पे बहुत अच्छे से डिटेल में उसको डिस्क्राइब की जाती है। इसीलिए आप हिंदू पेपर का भी यूज कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो जरूर यूज करें, और जो लोग को इंग्लिश में परेशानी नहीं होती हो, यदि वो हिंदी मीडियम के भी हैं तो हिंदू न्यूज़पेपर का जरूर से इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर आपको मैं खंड 3 के अंतर्गत स्टैट के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर को जरूर से ले लेंगे, कोई भी प्रकाशन की हो, चाहे आपका केबीसी नैनो की हो, संदर्भ की हो, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर को जरूर से ले लेंगे। उससे आपको आइडिया मिलेगी कि इस क्वेश्चन में किस ढंग से लिखनी है, क्योंकि जो स्टूडेंट बिगिनर जो होते हैं उन लोगों को पता नहीं चलती है कि मतलब मेंस में कि किस ढंग से लिखना है, लेकिन यही आप अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लेते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाती है कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ पॉइंट को लिखनी है, ठीक है। और फिर उसको जो है कि अपने तरफ से भी और भी नए पॉइंट को जोड़कर उसको अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए।
हाँ, तो खंड 3 के अंतर्गत कुल 4 प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न हल करने होते हैं, और ये जो 2 प्रश्न जो होते हैं, एक प्रश्न 36 अंक के होते हैं, 2 प्रश्न यानी 72 अंक के होते हैं। तो ये जो है सेक्शन जो है काफ़ी स्कोरिंग है। यदि आप दोनों स्टैट को अच्छे तरीके से सॉल्व कर देते हैं तो आप 72 में 72 अंक ला सकते हैं, जो कि आपको रैंक दिलाने में काफ़ी हेल्प करती है। क्योंकि बाकी सेक्शन में आप जैसे हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, करेंट अफेयर्स के सेक्शन हो गए, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2, वहाँ बहुत अच्छे भी लिखेंगे तो आपको 60 से 65% के बीच में मार्क्स आएगी। ठीक है, 60 से 65% के बीच में। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टैट के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर देते हैं तो आपको 72 में 72 यानी 100% मार्क्स आ जाएगी, और ये जो है कि आपको जो है कि मेरिट में काफ़ी ऊपर ले जाएगी और रैंक होल्डर आपको बना देगी। ठीक है, इसलिए इस सेक्शन का आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। तो इसको मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूँ कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अपने सिलेबस में किन चीज़ों टॉपिक का उल्लेख की गई है। जैसे लिखी गई है, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन एवं चित्रण। तो सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और सचित्र निरूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकी आरेखन या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी। तो इस प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस में इतना ही चर्चा की गई है। लेकिन आप 39वीं से लेके 66वीं बीपीएससी के स्टैट के प्रश्न को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम स्टैट के जो क्वेश्चन शुरू से जो पूछी जा रही है वो एक ट्रेंड पे पूछी जा रही है। तो जब सिविल सर्विस में जब स्टैट के प्रश्न पूछे जाते थे, यानी 2012 के पहले तक, तो पहले जैसे बीपीएससी के एग्ज़ाम होती थी तो क्या की होती थी कि सिविल सर्विस में जो प्रश्न पूछे जाते थे स्टैट के, वो डायरेक्ट हूबहू वहाँ से उठाकर बीपीएससी में पूछ दिए जाते थे। ठीक है, तो आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और अगर आपके पास अगर अवेलेबल हो सिविल सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, उस समय की जब स्टैट पूछी जाती थी, आप अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी कि डायरेक्ट सिविल सर्विस से उठाकर प्रश्न जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षाओं में पूछ दी गई है। इसका अर्थ है कि स्टैट से जो क्वेश्चन जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सेट किए जाते हैं, उस पर जो एक्सपर्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठाकर आप लोग को रख देते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। लेकिन इधर 4-5 साल से क्या हो गई है, या जब से सिविल सर्विस में प्रश्न पूछना स्टैट की बंद हो गई है, तो अब जो है कि स्टैट से संबंधित प्रश्न ना पूछ के डीआई से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब इधर 4-5 साल के एग्जाम को देखिएगा क्वेश्चन पेपर को, तो आपको डीआई से संबंधित ज़्यादा प्रश्न मिल रहे हैं। ठीक है, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चारों डीआई से संबंधित प्रश्न होते हैं। और ये डीआई जो होता है जनरली बैंक पीओ के एग्जाम में, या मैनेजमेंट की जो मैट की इंट्रेंस एग्जाम, कैट लेवल की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि उसकी लेवल काफ़ी हाई रहती है। बैंक पीओ के एग्जाम में जो डीआई पूछी जाती है वो, और मैट मैनेजमेंट की जो इंट्रेंस एग्जाम होती है मैट लेवल की, उस लेवल की डीआई जो पूछी जाती है वो, यही दोनों के बेस के आधार पर बीपीएससी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए डीआई की अगर आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है तो आप क्या करेंगे कि बैंक पीओ में जो भी इधर पिछले मतलब 6-7 साल पहले तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि 66वीं बीपीएससी में जो डीआई के जो प्रश्न पूछे गए थे वो बैंक पीओ में पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे, वहाँ से हूबहू उठा के ले लिए गए थे। ठीक है, और वो जो प्रश्न जो पूछे गए थे वो चारों प्रश्न जो थे वो आर.एस. अग्रवाल की जो बुक जो आती है अर्थमेटिक की, उसमें अवेलेबल है। ठीक है, अर्थमेटिक नहीं बोलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलेंगे। संख्यात्मक अभियोक्ता की जो पुस्तक जो आती है आर.एस. अग्रवाल की, उसमें वो चारों मैथ अवेलेबल थी, और वो चारों मैथ जो थे प्रीवियस ईयर बैंक पीओ के एग्जाम में पूछे गए थे। इसलिए आप लोग 67वीं बीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोग क्या करेंगे कि किसी भी प्रकाशन की, जैसे बैंक पीओ की प्रकाशन की, जैसे बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल हो गई, या बहुत सारी प्रकाशन है, आप किसी भी एक प्रकाशन के बैंक पीओ की जो विशेषकर डीआई की जो अलग से बुक आती है उसको ले लेंगे आप लोग। ठीक है, और उसको लेकर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि बैंक पीओ में जो डीआई जो पूछी जाती है उसकी सॉल्यूशन जो किसी भी प्रकाशन के द्वारा या पब्लिकेशन के द्वारा दी जाती है तो वो लोग उसको डिटेल में उतना सॉल्व नहीं करते हैं। उसकी बैंक में ऑब्जेक्टिव एग्जाम के फॉर्म में पूछी जाती है
इसलिए सॉल्यूशन जो होता है वो शॉर्टकट मेथड में पब्लिकेशन वाले दे देते हैं। तो आपको वैसे नहीं करनी है, आपको सिर्फ प्रीवियस ये क्वेश्चन से डीआई लेनी है और उसको जो है कि अपने तरीके से अच्छे से लिख कर आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बीपीएससी में अगर आप शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, डीआई को सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन आपको डिटेल्स में लिख के आपको सॉल्व करनी है, जिससे कि आप लोग को पूरे पूरे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ पुस्तकें बता दे रहा हूँ, अगर आप उस सोर्स को ले लेते हैं, कर लेते हैं, तो डीआई में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, तो बुक मैं आपको बता दूं, कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक ले लेंगे, चाहे बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल पब्लिकेशन या बीएससी पब्लिकेशन की आती है उसकी ले लेंगे, या एमबी पब्लिकेशन जो पटना से ही निकलती है उसकी ले लेंगे, या किरण पब्लिकेशन की ले लेंगे। कोई भी एक पब्लिकेशन की डीआई की बुक ले लेंगे। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बैंकिंग सर्विस या बीएससी पब्लिकेशन की बुक की ले लें, या एमबी पब्लिकेशन, कोई भी एक बुक ले लें पब्लिकेशन का। ठीक है, तो अगर आप इतने कर लेते हो तो मैं समझता हूँ कि डीआई में आप बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और 72 में 72 अंक ला सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको जैसे पेपर फर्स्ट में क्या करनी है कि तीनों सेक्शन के लिए मैं आपको कुछ मतलब मटेरियल बता देता हूं कि रेफरेंस बुक मटेरियल के रूप में उसको आप ज़रूर से यूज करेंगे। यदि आप उस मटेरियल को यूज करेंगे तो आपको एक आइडिया पता चलेगी कि किस तरह से हम लोग को मतलब किस क्वेश्चन में क्या लिखनी है या मटेरियल में क्या क्या पढ़नी है। ठीक है, जैसे एक दृष्टि प्रकाशन जो है दिल्ली की जो है, दृष्टि प्रकाशन के द्वारा समान अध्ययन समान अध्ययन की एक बुक निकाली गई है जिसमें पेपर फर्स्ट इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की जो भी मतलब मैटर जो है दोनों एक साथ इस बुक में दी गई है। ठीक है, तो यदि आप दृष्टि प्रकाशन के द्वारा जो समान अध्ययन बिहार लोक सेवा आयोग के लिए समान अध्ययन पत्र के लिए प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र एक साथ निकाली गई, इसको आप लोग जरूर से ले लेंगे। इससे आप लोग को एक आइडिया पता चल जाएगी कि कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, उसके अलावा कोई किसी भी अच्छे संस्थान में हाँ, तो उसके अलावा क्या करेंगे, किसी भी अच्छे संस्थान में
टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। हो सके तो 1-2 कोचिंग संस्थान में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, जिससे आपको पता चल सके कि किस तरह से तैयारी कराई जा रही है। और साथ में जिस संस्थान में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे वहाँ मॉडल आंसर जरूर लेना। एक तो आप लोग की कॉपी इवेलुएट कर दी जाए और दूसरा साथ में मॉडल आंसर भी उस संस्थान के द्वारा आप लोग को प्रोवाइड कराई जाए, जिससे आप लोग को आइडिया पता चल सके कि जिस क्वेश्चन में मैं अच्छे ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ उसके आंसर क्या होगी, या आयोग या संस्थान के द्वारा उसकी मॉडल आंसर में किन किन मतलब मटेरियल को, किन इशू को लिखी गई है, किन किन पॉइंट को लिखी गई है, ये आपको आइडिया पता चल सके। इसलिए आप कोई अच्छे संस्थान का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और साथ में जिस संस्थान में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें वहाँ जरूर बोले कि हमको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड की जाए, ठीक है, जिससे आप लोग को आइडिया मिलेगी कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सी पॉइंट लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा इसमें मैं मार्केट में गया था, वहाँ छोटू बुक स्टॉल बीपीएससी गेट के पास, तो वहाँ मैंने देखा कि 2 संस्थान की मटेरियल जो है काफ़ी अच्छी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। एक है कि सीएमई की नोट्स भी चल रही है और एक आस्था, दिल्ली की जो आस्था कोचिंग संस्थान है उसकी भी नोट्स चल रही थी। तो उससे आप लोग जस्ट एक रेफरेंस बुक के रूप में यूज करेंगे, उसके डिटेल को मतलब मटेरियल के ज़्यादा पॉइंट यूज़ नहीं करेंगे कि वो एक तरह से जनरलाइज हो जाएगी। आप लोग जस्ट आइडिया के लिए केवल देख सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा पॉइंट नहीं उठाएंगे क्योंकि उससे फिर कॉमन एवरेज मार्किंग होगी। लेकिन मैंने जो बुक जो बताया है, चाहे वो हिस्ट्री सेक्शन के लिए हो या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए हो या स्टैट के लिए, यदि आप उस बुक से अगर मटेरियल को अच्छे तरीके से आप एक नोट्स तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को पेपर फर्स्ट में कोई कठिनाई नहीं होगी और आप लोग जो है इसमें 300 में कम से कम 180 प्लस स्कोर ईजिली कर पाएंगे, ठीक है, 180 प्लस स्कोर आप लोग इजीली कर पाएंगे, जो मैंने सोर्स बता दिया है। और यदि आप 180 प्लस स्कोर कर लेते हैं जीएस पेपर फर्स्ट में तो मैं समझता हूं कि आप एक अच्छे रैंक पे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा जो स्ट्रेटजी आप लोग को जो बताई गई है और जो बुक जो रेफ़र की गई है कि यदि आप इन सब बुक को से अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।